नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव के लाइव में आप सभी का स्वागत है। रोजाना की तरह मैं आपके सामने हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम लेकर के। सीधी बात सौरभ के साथ यानी मेरे साथ। मुद्दा वही है, खबर वही है, लेकिन उस खबर की फॉलोअप में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। अपराधी पकड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन उसके अलावा और नए नए रोजाना खुलासे हो रहे हैं और उन सारे बातों पर मुहर लगती जा रही है जिन बातों को पहले दिन से किया जा रहा था। उन बातों को लेकर के अभी भी ये कहा जा रहा था, जो बातें कही जा रही थी उन बातों पर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अब उससे तार जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, हम आज आपसे बात करेंगे इसी मुद्दे पर। मुद्दा हमारा यही है, खुलासे और खुलासों के बाद में अब भी वही सवाल खड़ा है कि आखिर मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे के पीछे कौन है। इसके पीछे आखिर कौन है जिसके शह पर ये ऐसे इतना बड़ा अपराध को अंजाम देता था। और उसके बात करने के लहजे से, जो पुरानी वीडियो उसकी आई है उसके बात करने के लहजे में कहीं भी ये नहीं नजर आ रहा है कि उसके अंदर खौफ हो, पुलिस प्रशासन का, कानून का कोई खौफ नजर आता हो। तो इस मुद्दे पर हमारी चर्चा लगातार बनी रही है। हमने आपको कल बताया था, कल उसके एक साथी दया शंकर अग्निहोत्री जो मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है, उसने खुलासा किया था कि हाँ, दबिश से पहले किसी का तो फोन आया था, लेकिन किसका फोन आया था ये उसने बताया नहीं। तो हमारी जांच जो चल रही है, जो हम बात पता करें, जो पुलिसिया जांच चल रही है, उसके बाद में इसमें कई चीजें मामला सामने आता है। आज सुबह यूपी एसटीएफ की ओर से पूछताछ करने का एक 2017 का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। उस वीडियो में वो 2 बीजेपी विधायकों का नाम ले रहा है, जिला प्रमुखों का नाम ले रहा है और 3-4 प्रधानों का भी जिक्र कर रहा है जो उसका साथ दे रहे थे। इस बयान के आने के बाद से सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है, सियासत काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि अब इसमें उन विधायकों ने भी अपनी सफाई दे दी है। उन विधायकों का कहना है कि जब अपराधी पकड़ा जाता है तो इस तरीके की उल जलूल तरीके से किसी न किसी पर आरोप लगाने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर उसे आरोप लगाने ही थे तो वो केवल इन्हीं दोनों के ऊपर क्यों लगाता। अगर वो अपने मन से ही आरोप लगा रहा था तो वो आराम से किसी और के ऊपर भी आरोप लगा सकता था, कोई और भी नाम ले सकता था। तो इस तरीके की जो बातें सामने आ रही हैं, जिसमें 2 विधायकों का नाम आया है, एक विधायक तो भगवती सागर है जो कि बिल्हौर से विधायक हैं, और एक और विधायक है, सांगा विधायक हैं, जो सांगा नाम है उनका। वो दोनों के ऊपर उसने कहा है कि इन दोनों ने भी मेरी मदद की है, जिसमें मैंने जैसे जैसे जो भी मैंने किया है ये लोग मेरी मदद करते रहे हैं। तो इसके बाद सवाल खड़ा होता है कि अगर विकास दुबे 2017 के वीडियो में बोल रहा था ये चीज, उसके ऊपर हत्या की षड्यंत्र रचने की साजिश थी जिसमें पर चुनावी रंजिश में, उस सवाल भी बताएंगे कि क्या सवाल पूछा गया था, किस सवाल का उसने क्या जवाब दिया था। उस सवाल की भी हम बात करेंगे, उसके जवाब की हम बात करेंगे। लेकिन आपसे हमारा जो कांटेक्ट है, हम आपको पहले सिलसिलेवार तरीके से पूरी खबर बता देते हैं। खबर क्या है कि ये जब आज के 2 दिन पहले जब ये घटना होती है, 2 दिन पहले रात के 12 बजे के करीब जब पुलिस दबिश देने पहुंचती है, तो पूरी तैयारी से बैठा हुआ ये जो गैंगस्टर है, ये पूरी तैयारी से वहां बैठा तैयार है और वो उन पर हमला करने के लिए एकदम मतलब पूरी तरीके से तैयार था। वो मतलब उसको कहीं से भी कोई रोकने की हिम्मत कोई रोक नहीं सकता था। मतलब वो उसको पहले से पूरा प्लान पता था और वो इस तरीके से तैयारी करके बैठा था कि अब आएंगे और हम उन पर हमला कर देंगे। मतलब कि तैयारियां पूरी थी उसकी। तो दोस्तों, इसी पर हमारी चर्चा है। हम आपको बता देते हैं कि पूरी घटना क्या है और कहां से ये मामला निकला और कैसे कैसे ये सब चीजें शुरू होती रही। तो विकास दुबे 22 पुलिसकर्मी दबिश देने जाते हैं और विकास दुबे को, माफ कीजिएगा मुझे नाम गलत निकल गया हो, तो विकास दुबे को पहले से पता चल जाता है, चूंकि उसके बॉडीगार्ड ने, उसके जो साथी था उसने खुलासा किया है। इसकी शक पहले दिन से ही थी। तो 22 पुलिसकर्मी दबिश देने पहुंचते हैं। गांव का जो मुख्य सड़क होता है वो ब्लॉक होता है। उसके बाद पुलिस वहां से उतरती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ऐसे में विकास दुबे का जो घर है उसके पास वहां पे 25-30 बदमाश खड़े होते हैं, बंदूक AK-47 और हाई इक्विपमेंट हथियारों के साथ खड़े होते हैं और वो पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, जिसमें कई पुलिस वाले फिर तितर बितर होने लगते हैं। फिर आराम से गैंगस्टर उतरता है, उसके सारे साथी उतर
करते हैं और पुलिस वालों को एकदम सीने से बंदूक सटा करके उनको गोली मारते हैं। वहीं पर एक सीओ की हत्या इस तरीके से की जाती है कि वो एक घर में छिप जाता है, तो घर के अंदर जाते हैं और उसके पैर पर धारदार हथियार से हमला करते हैं और उनके सिर में एक बंदूक सटा करके गोली मार देते हैं, जिससे उनका पूरा भेजा बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से जो घटना को अंजाम दिया गया, ये बहुत ज्यादा पूरे यूपी में अब तक हाल फिलहाल के सालों में अगर बात किया जाए तो ऐसा किसी प्रदेश में देखने को, ऐसी बड़ी वारदात देखने को नहीं मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो ऐसी पहली घटना रही होगी जहां पर 8 पुलिसकर्मियों को शहादत मिली, मतलब पुलिसकर्मियों को मार करके बदमाश फरार हो गया हो। और ऐसे नहीं मारा है, उसने बाकायदा मारा, फिर बॉडियों को इकट्ठा किया और फिर आराम से वहां से निकल गया। जिसके बाद से उस इनकाउंटर में उसके भी 2 साथी मारे गए, विकास दुबे के भी 2 साथी मारे गए, एक उसका मामा और एक उसका चचेरा भाई मारा गया। और उसमें एक उसका साथी जा तो जो उसकी नौकरानी का पति है लेकिन उसके साथ काम करता है, वो भी पकड़ा गया। उसने खुलासा किया कि हाँ, एनकाउंटर से तकरीबन 1 घंटे पहले किसी का फोन आया था जिससे उसको पता चल गया था। उस वक्त में हमारे पास केवल एक ही बंदूक था, लेकिन उसके बाद उसने 25-30 लोगों को हथियारों के साथ बुलाया और पूरी तैयारी कर ली, जेसीबी से उसको बंद करा दिया और उसके बाद में हमला किया गया। तो पहले दिन का मामला था। दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन पुलिस ने पहुंचती है और उसी जेसीबी से, जिस जेसीबी विकास दुबे की जो जेसीबी है उसी से उसका घर तोड़ देती है। और घर तोड़ने के बाद जो मिलता है वो बेहद चौंकाने वाला होता है। मिलता क्या है, वहां पे दीवारों में बंदूकें, हथियारें, कारतूस छुपा के रखे गए होते हैं। उसके अलावा घर के अंदर एक बंकर बना होता है, उस बंकर के अंदर भी हथियार मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला मामला था कि क्या वो कोई नक्सली हमले का प्लान कर रहा था। मतलब देखने में, और इतने बड़े एक गांव में, सिवली में, वो गैंगस्टर इतने ज्यादा हथियार कैसे रख रखा था कि किसकी सहती, ये सवाल उस समय भी खड़ा हो रहा था। तो ये घर गिरा दिया गया। उसके बाद में तीसरे दिन जब उसका जो साथी था दयाशंकर अग्निहोत्री, उसने खुलासा किया, तो ये पुलिस की जो थ्योरी थी उस पर मुहर लग गई कि हाँ, कोई ना कोई तो गद्दारी किया है। अभी तक की इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। उनका जो रोल पाया जा रहा है वो शक के दायरे में पाया जा रहा है, जिसके तहत उनको जांच तक की निलंबित किया गया है। जांच के बाद ही वो साबित होंगे, तो उसके बाद ही उनका अपराध साबित होगा, उसके बाद कोई फैसला होगा। वहीं पर आपको हमें भी बता दें कि 19 साल पहले जब संतोष की हत्या की थी, मंत्री दर्जा प्राप्त संतोष की हत्या हुई थी, उस वक्त भी ये फरार था। उसके बाद में ये आदेश जारी किया गया था कि इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ाया जाए, इस तरीके का आदेश जारी कर दिया गया था। लेकिन उस समय भी विकास दुबे ने गच्चा देते हुए जाकर के अदालत में अपना सरेंडर किया था और वहां से बिन सबूतों के आधार पर, सबूत नहीं मिले, कोई गवाही नहीं देने आया, इसकी वजह से उसको बरी कर दिया गया। तो ये है आज का मामला भी कुछ उसी 19 साल के मामले को दोहराता हुआ नजर आता है। कहते हैं कि इतिहास हमेशा 21 साल में खुद को दोहराता है, लेकिन यहाँ पे 19 साल के भीतर ही इतिहास अपने आप को दोहराता हुआ नजर आ रहा है। 19 साल पहले जब संतोष की हत्या की थी, मंत्री दर्जा प्राप्त संतोष की हत्या की थी, उस वक्त भी इसके ऊपर डेड और अलाइव पकड़ने की, जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान जारी हुआ था। लेकिन इसने पुलिस वालों को गच्चा देते हुए कोर्ट में अपना सरेंडर किया और कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने के लिए वहां नहीं पहुंचा और जिसकी वजह से वो बाइज्जत बरी हो गया। और अब भी ऐसा ही कुछ मामला है। इनाम की राशि 50,000 से बढ़ के 1 लाख हुई, 1 लाख से बढ़ करके अब इनाम की राशि हो गई है 2.5 लाख रुपए। तो अब 2.5 लाख रुपए की इनाम रख दी गई है। अब इसको पकड़ने के 40 से ज्यादा पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की नहीं, राजस्थान पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस भी इसको पकड़ने के लिए जगह जगह पर दबिश दे रही है। तो विकास दुबे को पकड़ने के लिए वो तो चल ही रहा है, उसको दबिश दी जा रही है। लेकिन इस बीच में आज सुबह एक वीडियो आता है जो 2017 में एसटीएफ ने पूछताछ की थी, यूपी एसटीएफ ने विकास दुबे की एक हत्या की षड्यंत्र की साजिश में उसको गिरफ्तार किया था। तो उसमें कई बातें उसने कही थी। वो क्या क्या सवाल, तो उस सवाल को हम आपके साथ में साझा कर लेते हैं। विकास दुबे से जो सवाल पूछा गया यूपी एसटीएफ ने, उस पर क्या जवाब दिया वो भी हम आपको बता देते हैं कि उस पर भी चर्चा करना जरूरी है। तो विकास दुबे से पूछा गया पहला सवाल कि ये थाने में जो तुम्हारी एफिडेविट पड़ रही है तो उसके लिए क्या तुम पर कोई दबाव बनाया गया है? तो उसने जवाब दिया दबाव जैसा नहीं है, लेकिन आपने अपना प्रयास किया था, अपने लोकल नेता हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उसने किया था। तो अब इसके बाद सवाल बनता कि आखिर ये प्रबुद्ध लोग और लोकल नेता कौन है? तो उन्होंने कहा, तब विकास दुबे बोलता है कि हमारे लोकल विधायक है भगवती प्रसाद सागर जी और अभिजीत सिंह सांगा जी, एमएलए हैं, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल हैं, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और 3-4 प्रधान भी हैं। तो कहा कि इन लोगों ने क्या डराया धमकाया था?
तो उन्होंने कहा डराया, विकास दुबे ने कहा डराया धमकाया नहीं, इन लोगों ने समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी है तो इनकी मदद करो, अगर मुलजिम है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये फर्जी है इसलिए इनके जो हिसाब था करना था वो किया। तो इस पर सवाल किया तुम्हारी पत्नी तो नहीं डराती धमकाती इन लोगों? तो उसने कहा कि नहीं, मेरी पत्नी सिर्फ जिला पंचायत की मीटिंग में जाती है, बाकी वो कहीं भी नहीं जाती है। तो सवाल क्या कि इन माननीयों से तुम्हारी बात होती है? तो उसने कहा हाँ, टेलीफोनिक भी होती है और आते जाते भी मुलाकात होती है। तो कहा किनसे बात हुई और कैसे कैसे ऐसे कैसे कैसे कराया ये सब चीज़? तो कहा पहले तो हमारे लोकल लोगों ने कहा, गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी, इसके बाद फिर हमने भी प्रयास किया कि ये बात है, तो फिर इन लोगों की मदद भी की। अगर ये गलत इनका नाम इसमें आया तो तरीके से निकाली जाए गलतफहमी। ऐसे ये कैसे पता लगा कि आपका नाम गलत आया है? तो ये साहब पूरी जनता जानती है, मैं स्वयं जानता हूँ, जिस तरह हत्या हुई उस समय मेरा नाम तीसरी तहरीर में षड्यंत्र में बढ़ाया गया था। तो कहा सवाल पूछा किसकी हत्या हुई? तो कहा कि कुशवाहा जी है, उनके भाई की हत्या हुई, उनका तो नाम मालूम है क्योंकि वो वादी हैं। उन्होंने कंप्लेंट की। हत्या किस तरह हुई? तो कहा हत्या चुनावी रंजिश में हुई थी, प्रत्याशी चुनाव की रंजिश थी और खेत में गेहूं मरने गए थे, एक दूसरे पक्ष में गोली चली और उसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, एक पक्ष के 2 लोग घायल हुए और दूसरे पक्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो अच्छा उसी में मौत हुई? तो हाँ उसी में मौत हुई, 2 पक्ष घायल हुए हैं। तो तुम्हारा भी नाम? कहा मेरा भी नाम आया था 120 धारा में। तो ये बीजेपी अब ये आरोप लग गया, इसमें 2 विधायकों का नाम आ गया, अभिजीत सिंह सांगा का और इनका भगवती प्रसाद सागर का। इसके बाद में जब उन लोगों से बात किया गया, विधायकों से, वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भगवती सागर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये रिश्ता उन्होंने पूरी तरीके से खारिज किया और कहा कि इस तरीके से अपने बचाव के लिए कोई भी अपराधी किसी भी जनप्रतिनिधि का नाम ले सकता है। और अभिजीत सांगा ने भी इसी तरीके से उसको खारिज किया और कहा कि उसने मेरा नाम गलत लिया है और मैं इसको लेकर के उसके ऊपर एक केस और दर्ज कराऊंगा। मतलब 60 केस थे तो 61वां केस अभिजीत सिंह सांगा जी दर्ज करवा देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर उसको नाम लेना ही था, अगर उसको ये लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने उसका समर्थन नहीं किया, तो आखिर किसके सह पर वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिए जा रहा था? किसके सह पर वो अब तक इतने तरीके से आराम से खुलेआम घूम रहा था? किसके सह पर उसकी जो तस्वीरें आ रही है पार्टियों में, नेताओं के साथ में उसकी तस्वीरें जो अभी सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें भी तो कुछ कहती हैं। उन तस्वीरों में आप किसी गैंगस्टर के साथ में खड़े हैं जिसके ऊपर 60 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या का, जमीन हड़पने का और किडनैपिंग का, कई तरीके के ऐसे मामले दर्ज हैं। तो इसके बाद में आप विकास दुबे के ऊपर इनाम की राशि बढ़ाई जा रही है, उसकी पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन माननीयों का नाम आना, और ऐसे में जब विकास दुबे की पत्नी भी एक राजनीतिक परिवार से जुड़ी हुई राजनीतिक है, जिला पंचायत सदस्य है, वहीं पर ये जो विकास दुबे उसका भी राजनीतिक हस्तियों के साथ उठना बैठना था, फोन पे बात होती थी, ऐसा उस वीडियो में भी वो कह रहा है। उसने जो 3-4 प्रधानों का नाम लिया है, जिला ब्लॉक प्रमुख का नाम लिया है और जो प्रमुख रूप से इन 2 विधायकों का नाम लिया है, वो वाकई सवालों के घेरे में। क्योंकि जब मंत्री दर्जा प्राप्त संतोष की हत्या हुई थी तो उस वक्त बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी के ही मंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्ति की हत्या हुई थी। उसके बाद 2004 तक की राजनाथ सिंह की सरकार रहती, भाजपा सरकार रहती है, लेकिन सबूत नहीं मिलता, गवाह नहीं मिलते हैं, इसलिए विकास दुबे को कोर्ट बरी कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि उसके खिलाफ गवाही देने के लिए आए कौन, खड़ा कौन हो? क्योंकि गवाही देने के लिए आने के लिए हिम्मत चाहिए, उसको सियोरिटी चाहिए। अगर हत्या का आरोपी भी जमानत पर रिहा हो जाता है तो ऐसे में जो व्यक्ति थाने के अंदर घुस करके हत्या कर सकता है, हालांकि ये बात साबित नहीं हो सकी, ऐसा खबरें रही कि उसी ने हत्या की थी, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि उसी ने हत्या की थी। सुनील कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं कि विकास दुबे कहीं भाग गया है? बिल्कुल भाग गया। विकास दुबे भागा हुआ ही है, तभी तो उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। भगौड़ों पर ही इनाम लगाया जाता है। विकास दुबे हिस्ट्री सीटर है और उसके ऊपर अब जब 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके वो फरार है तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसे समय में जो उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है और ऐसे विकास दुबे उनके आंखों में धूल झोंकते हुए फरार कैसे हो गया? 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा और इतनी बेरहमी से हत्या करने के बाद में वो अभी तक फरार है और उसको पकड़ने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। अब ये सवाल होता है कि आखिर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं नेपाल तो नहीं भाग गया, तो नेपाल भी भाग सकता है, इसकी भी शक की जा रही है। इस पे भी पुलिस की जांच का जो सुई है वो वहां पर भी जा रहा है। लेकिन नेपाल बॉर्डर पे इस वक्त में भारत और नेपाल के रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट चल रही है, तो इस वक्त बॉर्डर सील है, तो थोड़ा सा बॉर्डर क्रॉस करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन जो 30 साल से अपराध जगत में इस तरीके से कायम था, इस बुलंदी से रह रहा था, तो उसके लिए नेपाल आना जाना भी वहां पर
थोड़ी उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर बन गया होगा, क्योंकि 30 साल तक की हत्या और ऐसे कई आरोपों में रह करके भी शान से जीना और शान के जीना और इस तरीके का घर दिख रहा था। उस घर को देखने के बाद में लखनऊ में कई सारी प्रॉपर्टीज उसकी दिखती है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो अपनी जिंदगी बहुत ही शान शौकत से जी रहा था। और जैसे ही उसकी तस्वीरें आ रही पार्टी में, हस्तियों के साथ में, सेलिब्रिटीज के साथ में, जो बड़े बड़े हस्तियां हैं, नेता हैं, लीडर्स हैं, उन लोगों के साथ में उसकी तस्वीरें आ रही हैं, तो इससे भी साफ जाहिर होता है कि उसकी पैठ जो थी वो अच्छी थी। अब क्यों थी अब ये नहीं पता। एक हत्या आरोपी, एक आरोपी जिसके बाद मुकदमे हैं, जो कहता है कि वो एक गांव का रहने वाला है, उसके पास कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसके साथ में उसका कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा ऑरा हो, बहुत बड़ा प्रभाव हो। अभी भी कानपुर में काफ़ी कम लोग ही उसको जानते थे। अगर ये घटना नहीं होती तो बहुत कम लोग ऐसे लोग को विकास दुबे को जानते थे। तो ये सारी चीज़ों के बाद में सवाल खड़ा ये होता है कि विकास दुबे 30 सालों से कैसे अपराध के जगत में विकास करता रह गया। ये विकास का जिम्मेदार कौन है? वो कौन सा नेता है? वो कौन सी राजनीतिक हस्ती है? वो कौन सा खादी वाला है जिसने इस विकास दुबे को सह दिया, जिसकी वजह से विकास दुबे इस हद तक पहुंच गया कि उसको पुलिस वालों की जान, बेरहमी से जान लेने में भी थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं हुई, और उसने उनको ऐसे बेरहमी से मारा और एकदम फिल्मी स्टाइल में उन सारे डेड बॉडीज को इकट्ठा किया, एक के ऊपर एक रखा और आराम से वहां से फरार हो जाता है। तो फिलहाल 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड है, जिनका रोल इस पूरे दबिश में, इस पूरे एनकाउंटर में बहुत ही सवालों के घेरे में है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक पुलिस इन पर शिकंजा कस पाती, या कहीं फिर से वो जैसे 2.5 लाख का इनाम लगाया गया और इस वक्त भी उसको पकड़ने के लिए वांटेड घोषित कर दिया गया, तो कहीं वो फिर से 19 साल पहले वाले के तरीके से अदालत में जाकर के अपना सरेंडर ना कर दे। क्योंकि अदालत में सरेंडर करेगा तो उसके खिलाफ कोई गवाही देने हो सकता, आए ना आए, और इस तरीके से वो बच सकता है, तो अदालत में जा सकता है। लेकिन पुलिसिया भागदौड़ में और इसमें हो सकता है कि उसका एनकाउंटर हो सकता है। तो ये सारी परसेप्शंस हैं, ये सारे एक्सपेक्टेशन हैं। तो ये सब चीज़ें अगर वो अपराध कर रहा है तो उस अपराधी को भी पूरी तरीके से पता है। तो उसने 19 साल पहले जब उसने आकर के कोर्ट में सरेंडर किया था, तो अभी भी उसके पास में यही विकल्प बचता है कि उसको अब सरेंडर कर देना चाहिए, और सरेंडर के बाद में जो पूछताछ हो और जिन माननीयों का नाम लिया जाए उनसे भी पूछताछ किया जाए, क्योंकि ये जरूरी है, बेहद अहम है कि आखिर ऐसे गुंडों को, ऐसे अपराधियों को कौन पालता है। राजमा गुप्ता जी कहते हैं विकास दुबे के साथ 3 पार्टियां बीएसपी, एसपी, बीजेपी दे रही हैं, तो उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। ये देखिए, हमारे दर्शक की राय ये है कि इसको 3 पार्टियां समर्थन दे रही हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी खबरें आई हैं। एक वीडियो, उसका पुराना वीडियो आया जिसमें वो बीएसपी का नाम ले रहा था, एक वीडियो आ जाए जिसमें बीजेपी के नाम ले रहा है, और कहीं कहीं ये खबर भी आ रही है कि जो पत्नी उसकी जिला पंचायत सदस्य है वो सपा के समर्थन कर रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं, ये सूत्रों से खबर, इस पर पूरी तरीके से अभी पुख्ता नहीं हुआ है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे रोज नए खुलासे हो रहे हैं, रोज इनाम की राशि बढ़ती जा रही है, लेकिन विकास दुबे कहाँ है ये किसी को अभी तक खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस के दावे और उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई और उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरीके से एक्शन ले रही है, उससे ये उम्मीद जरूर जगती है कि जल्द ही विकास दुबे सलाखों के पीछे होगा। क्योंकि पुलिस वालों के ऊपर ही गोलियां चलाना, पुलिस वालों को मारना, जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, अगर उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस ही नहीं सुरक्षित है, तो जनता की सुरक्षा का सवाल कैसे खड़ा होता है? जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इस बात को प्रूव करने के लिए विकास दुबे को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, सलाखों के पीछे डालना होगा, और कोई ना कोई उसके ऊपर कार्रवाई करके ये जनता को आश्वस्त करना होगा कि अपराध करने वाला काफी दिन तक बच सकता है, जस्टिस डिले हो सकती है, लेकिन जस्टिस मिलेगी जरूर। तो ये चीजों का भरोसा दिलाना बहुत बेहद अहम होगा। तो आप लोगों के साथ जुड़ता हूं, आप लोगों की जो राय होती है उसको मैं सुनता हूं, और उस राय को मैं जानबूझ करके उस पर गौर करना जरूरी होता है। अभी देखिए कि एक कानपुर के कोचिंग संचालक हैं, आईआईटी की कोचिंग चलाते हैं, काफ़ी अच्छा नाम है, किलकिल सचान नाम है उनका। उन्होंने किलकिल सचान जो कि इतने मतलब बच्चों को तैयार करते हैं, आईआईटी कोचिंग पढ़ाते हैं, इसका मतलब बुद्धिजीवी हैं, उसके बावजूद वो बैठ करके इसका विकास दुबे का बखान कर रहे थे, महिमा मंडन कर रहे थे। पुलिस ने उनको कार्रवाई की, उनको गिरफ्तार किया, उनको हिरासत में लिया कि इस तरीके की चीज़ों को लेकर के बताने की क्या कोशिश की जा रही है। आप एक गैंगस्टर को, एक्चुअली हमारे बॉलीवुड फिल्मों में ऐसे गैंगस्टर को दिखाया गया है, गैंगस्टर्स को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे मानो कि वो मसीहा हो, हीरो हो। तो इस तरीके से गैंगस्टर को लेकर के लोगों के दिमाग में सही इमेज बनाना जरूरी है। इमेज वो बनाया जाए, गैंगस्टर गैंगस्टर होता है, अपराधी अपराध होता है, चाहे वो कैसे भी हथियार उठाए, चाहे जो करे।
क्योंकि अगर किसी की हत्या करता है तो वो चाहे बदले लेने के लिए हत्या करे, चाहे किसी दबाव में आके हत्या करे, हत्या होती है, उसकी सजा मिलनी चाहिए। और हत्याएं इस तरीके से की जा रही हैं कि जिसका आपको जान लीजिए कि आप फिल्में देखते हैं, जिस बर्बरता के साथ में हत्याएं होती हैं वो बर्बरता हकीकत के समय में भी देखने को मिलता है। अभी तक की अब विकास दुबे आए, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पे बॉलीवुड में ऐसे गैंगस्टर्स को, ऐसे अपराधियों को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि उनको देख करके कई लोग इंस्पायर होने लगते हैं, कई यूथ इंस्पायर होने लगते हैं। तो ऐसी फिल्मों पर भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि अपराधी अपराधी होता है, क्योंकि उसको आइडल बनाने की कोशिश जो की जाती है, उनको आइडल बनाने की जो तरीका पेश किया जाता है वो काफी गलत होता है। इस तरीके का प्रेजेंट ना करें, क्योंकि ऐसे अपराध को बढ़ावा मिलता है। आके विकास दुबे जैसा बनाने वाला, विकास दुबे कैसा अपराधी इस समाज में अगर आता है, ऐसे अपराधी अगर दिखते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आप अगर खाकी और खादी को जिम्मेदार देते हैं तो अपने समाज को, अपने आसपास के लोगों को भी जिम्मेदारी दीजिए। क्योंकि अगर आप एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, एक दूसरे को ऐसा मत दबाइए। अक्सर कई चीजें ऐसी देखने को मिली है। तो अपराधी अक्सर क्या होता है कि शौक में, रंगबाजी में वो अपराधी बन जाता है और उसको मजा आने लगता है और अपराध की दुनिया में ऐसे घुसता चला जाता है कि उसको एक होता है, कहते हैं सत्ता का नशा होता है, एक पावर का नशा होता है। तो इस तरीके का पावर का नशा हो जाता है, जिसके बाद में उस नशे में इतना मदमस्त हो गया, इतना अति हो गई उसकी, कि उसने, विकास दुबे ने ये भी नहीं सोचा कि पुलिस वालों को गोली मार रहे हैं आप, पुलिस की नौकरी पाना, पुलिस इतनी जिम्मेदारी से अपना काम करती, उसके पास 50 तरीके के काम होते हैं। इस कोरोना काल में ही पुलिस अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रही है, उसमें भी ये सब चीजें, उसके बाद भी पुलिस के ऊपर हमला कर देना, मतलब इतनी ज्यादा आपका हौसला बुलंद हो चुका अपराधी का कि वो पुलिस वालों को भी नहीं बख्श रहा है। दिव्यांशु कुमार गुप्ता कह रहे हैं कि नहीं, अपने मामा क्या घूमने गया। अच्छा, वो अभी साथ सुनील कुमार गुप्ता को ये जवाब दे रहे हैं। तो ये तरीके से क्या है कि अपराधी अपराध करता है और उसको सरेंडर होता है, उसको जमानत मिल जाती, रिहाई मिल जाती है। देखिए, कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब ऐसा अपराध होता है, गवाही ली जाती है, जबकि उसने थाने में दिन दहाड़े घुस करके गोली मारी थी, जिसका प्रूफ ही नहीं हो पाया। मतलब इस देश में संवैधानिक तौर पर यह कहा जाता है, जब तक आपका अपराध गवाही से साबित नहीं होता, जब तक कोई गवाह नहीं है, जब तक कोई सबूत नहीं है, तब तक आप अपराधी नहीं है। मैं अगर किसी की हत्या कर दूं लेकिन मेरे खिलाफ कोई अगर गवाही ना दे तो मैं आरोपी नहीं हूं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारे कानून के जो लूप होल्स हैं, जो कमियां कुछ रह गई हैं, उन कमियों का फायदा उठा करके ऐसे अपराधियों के मंसूबे बढ़ते जाते हैं। तो जरूरत है कि ऐसे अपराधियों के लिए कानून सख्त किया जाए, ऐसे अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसने के लिए कुछ कई कानूनों का बदलाव किया जाए, क्योंकि हत्या करने में भी हमारे देश में, हमारे कानून में कई तरीके की सजा है। हर हत्या की सजा फांसी नहीं है, बहुत बर्बरता से हत्या होने पर ही उसकी सजा फांसी है, नहीं तो बाधिता हत्याओं में सजा उम्र कैद तक की भी सीमित है और कुछ सालों की सजा भी होती है इसमें। तो ये सारी चीजें, मतलब हमारे कानून बहुत धन्य कानून, बहुत बड़ा कानून है और बहुत चीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। बहुत बड़े बुद्धिजीवियों ने मिलकर बनाया था और उन्होंने इसमें कई चीजें, अनुच्छेद, आर्टिकल्स दिए हैं और जिसके तहत ये तय किया जाता है कि अपराधी की अपराध किस श्रेणी में आती है। क्योंकि हमारा कानून ये कहता है कि अपराधी को सजा नहीं, अपराधी को सुधारना है। अगर अपराधी सुधर सकता है तो ज्यादा अच्छा होगा, इसके बजाय कि उसको मौत को सजा दिए। जैसे अन्य देशों की कानून है, वहां पे अपराध करने में बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है, लेकिन हमारे देश में यह है कि अपराधी को सुधारा जाए, अपराधी सुधर जाए, सुधर जाता है तो ज्यादा अच्छा होगा। एक इंसान बना करके उसको निकाला जाए, इसलिए कारागृह में से, वहां से निकलने के बाद में उसको सुधरने की भी सलाह दी जाती है। बहुत ज्यादा अगर कोई ब्रूटल हो जाता है तो उसके बाद में उसको फांसी की सजा दी जाती है। तो इस तरीके से आज दोस्तों हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि ये खुलासे हो रहे हैं, कई चीजें बात हो रही हैं, कई बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बातें आपसे मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन उन बातों को इसलिए नहीं कह सकता क्यों, वो चीजें भी प्रूफ नहीं हुई हैं, उन चीजों का भी कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण नहीं है और उन चीजों का प्रमाण धीरे धीरे मिल रहा है। जो बातें शुरुआत से कही जा रही थी, आज मैं इसी प्रोग्राम पर विकास दुबे को लेकर के मैं आज चौथा प्रोग्राम कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य इसलिए ऐसा है क्योंकि इस क्रिमिनल को लेकर के जो युवा देख रहे हैं, जो यूथ देख रहे हैं, वो देखिए ऐसे क्रिमिनल्स को आइडल ना बनाए, ऐसे क्रिमिनल्स को लेकर के जैसा IIT के कोचिंग का संचालक किलकिल सचान ने किया वैसी हरकतें ना करें। इस तरीके की चीजें, अपराधियों का समर्थन करना बंद करें,
जो भी अपराधियों का समर्थन करते हैं, या आपको लगता है कि आपके यहाँ जो जनप्रतिनिधि खड़ा होता है, चुनाव में खड़ा होता है और वो अपराध जगह से जुड़ा, उसके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं, साबित भले नहीं हुए, चल रहे हैं, तो आपको ऐसे लोगों का बाइकाट करना चाहिए, ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ये चीजें, इनके मंसूबे ना बढ़े। आप इनको पावर देते रहते हैं, आप इनके सामने दबते जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके से ये है कि अगर आप इनके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, इनके सामने इनके लिए आके कानून के लिए खड़े नहीं होंगे, तो कानून कैसे इनको सजा देगा। तो पहले अगर आप जिम्मेदार खाकी और खादी को दे रहे हैं तो खुद को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देखिए, इस तरीके से जीना, कहते हैं कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे उन्होंने कहा कि इस तरीके से जीना भी कोई जीना नहीं है कि गुलामी में जिए, हम अगर जीना है आज़ादी में जिएंगे, चाहे 4 दिन जिएंगे। तो अगर विकास दुबे के खिलाफ बयान देते, विकास दुबे के खिलाफ गवाही देते, भले ही आप 4 दिन जीते, लेकिन ऐसा होता है कि आप एक अच्छे समाज का निर्माण करके जाते। तो हर व्यक्ति की, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेवारी बनती है, कोई एक अच्छे देश का निर्माण करे, अच्छे सोसाइटी का, अच्छे समाज को बनाने के लिए मेहनत करे। तो विकास दुबे जैसे अपराधी, जो अभी तक की 30 सालों से जिस तरीके से उसकी गुंडा राज चल रही थी, जिस तरीके से वो दबंगई दिखा रहा था, दबंग शब्द एक्चुअली बहुत पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन दबंग को लेकर के ऐसा निगेटिव फीचर बना दिया गया कि दबंग का मतलब हो गया गुंडा। तो गुंडा है वो, तो जो गुंडा इस तरह गुंडे ही कर रहा था। कई ऐसे आपको गुंडे देखने को मिलते हैं अपने आस पड़ोस में, आस पास में आपको जानने देखने को मिलते हैं, जिनको आप देखते हैं और आपको लगता है कि ये किसी, कोई कहता है भैया ये हमारे गांव के लिए मसीहा है, इन्होंने गांव के लिए, देखिए भाई अपराधी है, अपराधी को बचने का अगर उसने अपने गांव के वालों के लिए कुछ नहीं किया, अगर गांव वालों से खुश नहीं रहेंगे तो कैसे होगा। आखिरकार राज तो उसको अपने गांव पे ही करना है, उसके लिए वो गांव उसकी प्रजा है, उस प्रजा पे राज करना है, तो उस प्रजा को खुश रखना है, सड़कें बनवा देनी है, घर बनवा देना है, स्कूल बनवा देना है, इस तरीके की चीजें कर देनी है। लेकिन जो स्कूल विकास दुबे बनवा रहे थे, क्या उस स्कूल में पढ़ाया जाएगा अभी चीजें? विकास दुबे ने इस स्कूल बनवाया था, और वही विकास दुबे जो इतना बड़ा क्रिमिनल था कि जिसने इतने 8 पुलिसकर्मियों को मार दिया, उसके घर से हथियारों का जखीरा मिलता है, और उनके पिता से जब पूछा जाता है तो उनके पिता कहते हैं ना मुझे सुनाई देता है, ना मुझे दिखाई देता है, मैं तो कमरे में सो रहा था, मैं खटिया से नहीं उतर सकता हूँ। और उसके बाद में रिपोर्टर के इंटरव्यू के हर सवाल का जवाब देते हैं, और जब उनमें गोलियां चलती हैं तो उनको सुनाई नहीं पड़ती हैं। तो ये भी सवाल खड़ा होता है, उनके पिता, अपने हर माँ बाप अपने बच्चों को बचाना चाहता है, कोई भी अपने बच्चों को नहीं चाहता। तो ये बहुत नेचुरल स्वभाव है इस तरीकों को लेकर के। अगर मैं उनके पिता पर सवाल खड़ा करूं तो ये भी एक पिता है, एक माँ है, इन सभी का अपना एक दिल होता है, और इस तरीके से वो कभी भी अपने बच्चे को इस तरीके से मारते या मरते हुए उसकी बात नहीं कर सकते। हमेशा वो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करते, चाहे जितनी भी कोशिश, जितने भी उसके ऊपर आरोप लग गया हो। लेकिन उनकी माता ने दिलेरी दिखाते, उनकी माता ने कहा कि वो बहुत बड़ा अपराधी है, उसको मैंने कई बार समझाया लेकिन वो नहीं मानता है, पुलिस वालों को उसका इनकाउंटर कर देना चाहिए, उनकी माता ने ये भी कहा। तो इस तरीके की चीजें जो देखने को मिलती हैं, जब अपराधी के खिलाफ उसका परिवार ही खड़ा हो जाता है, उसका परिवार ये चीज कह रहा है, तो आप समझने की जरूरत है। इस चीज को समझिए कि आसपास में आप अपने अपराधियों को सपोर्ट करते, समर्थन देते हैं, या उनको वोट देते जिता देते हैं, डर करके जी रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि भाई आप बचिए, आप इनसे बचिए, इनसे बचिए। मैं तो यही कहूंगा कि अपराधियों से बचिए, और अपराधियों के खिलाफ अगर खड़े हो सकते हैं तो खड़े होइए। लेकिन दिक्कत यही आती है कि आप जो जनता से पूछी जाती है तो यही कहते हैं कि भैया उसका बहुत बड़ा दबदबा था, खाकी और खादी के साथ में उसके अच्छे तालमेल हैं, संपर्क हैं, अगर हम कुछ करेंगे तो हमारा ही जीवन, हमारा संकट में पड़ जाएगा। और जिंदगी सभी को प्यारी है, क्योंकि जिंदगी ही नहीं होगी तो फिर आप क्या कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा चर्चा जो होता है, हम बहुत ही फॉर्मल चर्चा करते हैं आपके साथ में और बात करते हैं, लेकिन परेशान करने वाली खबर आपको हम बता देते हैं। विकास दुबे तो एक एरिया विशेष को परेशान कर रहा है, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी, उत्तर प्रदेश की खबर है। लेकिन जो देश को परेशान कर रही है वो खबर है कोरोना की। कोरोना के मामले 7 लाख का आंकड़ा पार कर गए हैं, और कोरोना को लेकर के जितनी नॉन सीरियस अब सरकारें नजर आ रही हैं, जितने टीवी चैनल, जितने बड़े पत्रकार अब नजर आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कोरोना पे नहीं बात करना चाह रहे हैं। इस वक्त टीवी चैनल्स पर हर जगह पे एक ही बात छाया हुआ है, एक ही मुद्दा छाया हुआ है, वो है विकास दुबे का और भारत चीन सरहद के लेकर तनाव करके। लेकिन पूरी की पूरी तरीके से कोरोना अब पांव पसारता जा रहा है, और बहुत ज्यादा ऐसे लोगों के दिमाग में चल रहा है, ये मुसीबतें भी चल रही हैं। कई देर जल्दी कई इलाके जो हैं वो कंटेनमेंट जोन बनते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये सब सारी परेशानियां। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ठीक होने वालों की संख्या भी तादाद बढ़ती जा रही है। तो देश में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, देश की आबादी जिस तरीके से, देश का जनसंख्या घनत्व जिस तरीके से, उस हिसाब से तो मामले हमारे यहाँ नहीं हैं, लेकिन जो मामले हैं वो मामले वाकई में डराते हैं, क्योंकि एक दिनों में 24,000 से ज्यादा मामले आना
अब ये बात को जाहिर करता है कि अब हम दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गए। हमसे ऊपर केवल ब्राजील और अमेरिका बचा है, वो हमसे ऊपर हैं, हम उससे अभी काफी पीछे हैं, लेकिन अब हम तीसरे नंबर पर आ गए हैं। तो तीसरे नंबर पहुंचे तो हमारे 7 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। तो अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, ये कंट्रोल इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम लोग ही थोड़ी सी सावधानियों को लेकर के बचते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग को ऐसा क्यों लगता है, मैं हर बार अपने दर्शकों से कहता हूं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे सुनते हैं, जो ही मुझे कभी भी आज मेरे लाइव खत्म होने के बाद भी सुनते हैं, उनको भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अपना ख्याल रखिए। ये मत सोचिए कि आपको कोरोना नहीं हो सकता है। कोरोना आपके मौसी का लड़का नहीं है कि जो आपके साथ व्यवहार निभाएगा। कोरोना आपका रिश्तेदार नहीं है। कोरोना आपको कभी भी हो सकता है। देखिए, आज 219 वैज्ञानिकों ने एक दावा किया है। उन्होंने ये कहा कि हवाओं में भी कोरोना काफी देर तक जिंदा रहता है। तो ऐसे में अगर 2 गज की दूरी भी है तो भी कोरोना फैल सकता है आपको। तो मास्क पहनना एकदम बेहद जरूरी है। तो उन लोगों ने WHO से दरख्वास्त की है कि नई गाइडलाइन जारी करें और इस गाइडलाइन में बताया जाए कि जहां पे बहुत ज्यादा घनत्व वाला इलाका है, वहां पे घनत्व को कम किया जाए, वहां पे सिक्योरिटी रहना बचना ज्यादा जरूरी है। मतलब अब तक ये था कि अब तक ये हवाओं में नहीं फैलता है। तो ये अब ये बात दावा कर दे 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि कोरोना अब हवा में फैलता है। तो अब सावधानी किस चीज को लेकर के, सावधानी आपको करनी है इस बात को लेकर के कि आपको कोरोना से बचना है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में मास्क पहनना ही पहनना है। और बहुत लोगों को मैंने ये देखा कि मास्क पहनते हैं, काम पर गए और मास्क उतार दिया, घर पर आया तुरंत मास्क उतार दिया। तुरंत मास्क मत उतारिए, मास्क को थोड़ी देर पहनिए, उसके बाद में जब हाथ सैनिटाइज कर लीजिए उसका मास्क उतारिए, टांगिए। अगर मास्क रीयूजेबल है तो फिर मास्क को पहले सैनिटाइज कर लीजिए, धुल लीजिए उसको, उसके बाद तब दोबारा यूज कीजिए। अगर डिस्पोजेबल है तो एक बार मास्क इस्तेमाल करने के बाद में उस मास्क को डिस्पोज कर दीजिए, उसको फेंक दीजिए। ऐसा नहीं करने से आप कोरोना को आमंत्रण दे रहे हैं। तो कोरोना से बचना है, कोरोना से सुरक्षा अपनी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यकीन मानिए कि कोरोना के इस समय जिस तरीके से कंटेनमेंट जोन बढ़ते जा रहे हैं, लगातार हमारे पास खबरें आ रही हैं, हर जिले में हर इलाके में ऐसी खबर आती है। आज बारे एक संवाददाता ने हमें बताया कि गोरखपुर के सहजनवा का इलाका जो है, वहां पर सहजनवा मार्केट सील हो गई है क्योंकि वहां पर भी कोरोना का मामला मिल गया है। तो इस तरीके से आप सोच रहे हैं कि आपके आसपास कोरोना का केस नहीं हो सकता या आपको कोरोना नहीं हो सकता है, तो ये मान लीजिए कि आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं और अपने आप को आप आजाद घुमा रहे हैं और इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि कोरोना को लेकर के जितने आप नॉन सीरियस दिख रहे हैं, जितनी सरकारें नॉन गंभीर मतलब सीरियस दिख रही हैं, तो इस चीजों को लेकर के आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। जैसे कि बात यही हुई कि आप बाइक चला रहे हो तो हेलमेट आपको पहनना है। सरकार आपकी पेनाल्टी काटेगी लेकिन सुरक्षा आपकी है। अगर आप हेलमेट नहीं पहनते और पेनाल्टी देके निकल जाते हैं तो आगे आपके सड़क हादसा होगा तो आपको पेनाल्टी नहीं बचा लेगा, आपकी जान फिर भी चली जाएगी। तो वही तरीका ये भी है, अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो आप सैनिटाइज इस्तेमाल नहीं करते, मास्क ना पहनने पर आप बाहर निकलते हैं, पुलिस आपको चालान काट देती है, तो इसका नहीं चालान कट गया तो अब आपको कोरोना नहीं होगा। कोरोना तब भी हो सकता है कि कोरोना को पैसे नहीं दिए गए हैं, कोरोना रिश्वत नहीं लेता है, कोरोना चालान नहीं काट करके वो शांत हो जाता है। अगर ऐसा हो तो हम भी पैसे दे दे करके कोरोना को शांत कर देते हैं। तो कोरोना वायरस है, इसको गंभीरता से लें, अपने आसपास स्वच्छता रखें, 2 गज की दूरी रखें और साथ में अपने मास्क को जरूर पहनें। हो सके तो घरों के अंदर भी मास्क को पहनते रहें। आप कहीं इधर उधर मूव कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी ये है कि अपने आसपास में 2 गज की दूरी बना के रखें, घर के कोई सामान को टच ना करें ताकि 14 दिन तक के अपने को होम क्वारंटीन करें। उसके बाद भी ना जरूरी हो तो आपस में दूरियां बना कर रखें, क्योंकि इसके लिए क्या है, ये संक्रमण का लक्षण जल्दी दिखता भी नहीं है। कई ऐसे मामले जिसमें लक्षण नजर आया ही नहीं है, तो इस लक्षण से भी बचना है। इस लक्षण को भी आपको थोड़ी भी चीजें अगर डाउट होती है तो आप बाहर जाना बंद कर दीजिए, अपने आप को होम क्वारंटीन कर लीजिए। जब पूरी तरीके से स्वस्थ महसूस करें उसके बाद ही आप मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कहीं भी आया जाएं, क्योंकि आपका हल्का सा संक्रमण किसी को पूरी तरीके से संक्रमित कर सकता है। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि अपने आसपास लोगों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप ही बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप इससे लापरवाही से घूमेंगे तो ऐसे मामले कंटेनमेंट जोन बढ़ते जाएंगे। समझदारी से करेंगे तो ये कोरोना खत्म हो जाएगा। और कोरोना को खत्म कराने की वैक्सीन को लेकर के जो 15 अगस्त को आने की बात खबर कही जा रही थी, उस खबर पर भी अब थोड़ा सा
विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ है और जिस तरीके से आपको चैनल्स और ये लोग बता रहे थे कि 15 अगस्त तक आ जाएगा, पहले ह्यूमन ट्रायल शुरू होता है और ह्यूमन ट्रायल का फेज होता है, उसमें पहले उसका परिणाम देखा जाएगा, नतीजे देखे जाएंगे, उसके बाद कोई फैसला किया जाएगा। तो अभी इतनी जल्दी से आप मत सोचें कि 15 अगस्त को आ जाएगा तो हम आराम से घूमने लगें, क्योंकि अभी ह्यूमन ट्रायल होगा। अगर उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं तो अच्छा हो सकता है, क्योंकि बहुत देशों के जो ट्रायल्स थे वो ह्यूमन ट्रायल से पहले वाले जो ट्रायल थे वो सारे सफल रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन जब ह्यूमन ट्रायल पे किया गया तो लोगों पर जब ट्रायल किया गया तो उसमें कुछ चीजें परेशानियां आई हैं। तो इसलिए ये मत सोचिए कि अब भारत में शुरू कर दिया तो सफल हो जाएगा। सफलता के चांसेज हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेज ये है कि अभी वायरस वैक्सीन बनने में तकरीबन एक नॉर्मल वैक्सीन बनने में 1.5 से 2 साल का वक्त लगता है। तो आप जान लीजिए अभी कोरोना आए हुए मान लो दिसंबर से है और इस पर वैक्सीन बनाने का काम मार्च वगैरह शुरू हुआ है, तो अभी तो फिलहाल 1 साल तक ही आप इसको भूल जाइए। आप समझिए आपने सुरक्षा खुद करनी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अपनी जान से हाथ धोने के जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप सरकार को जिम्मेदार मत ठहराइए। सरकार ने आपको बता दिया, सरकार के पास की दवा होती है और वो आपको दवा नहीं मुहैया करा रही होती तो सरकार जिम्मेदार हो सकती है। सरकार आपसे कह रही है, सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, राज्य सरकारें गाइडलाइन जारी कर रही है कि आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखें। उसके बावजूद भी ऐसी खबरें सामने आती है कि एक शादी समारोह में 95 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। जब ये कहा गया है कि शादी समारोह में 95 लोग नहीं हो सकते हैं, 50 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए, लेकिन उसके बाद भी ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया, फेसबुक, इन सबों पे देखने को मिलती है कि लोग शादी समारोह में शिरकत कर रहे हैं, शादियों में हिस्सा ले रहे हैं और लगातार इतनी भीड़ देखी जा रही है। और उसके बाद जब मामले सामने आते हैं तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप फिर परेशान होने लगते हैं, फिर कहते हैं सरकार इलाज ही नहीं है, सरकार अस्पताल ही नहीं है, सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है। अरे तो भैया सरकार की तो आप सुन नहीं रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं सरकार ऐसा नहीं कर रही है, सरकार वैसा नहीं कर रही है, सरकार अस्पताल नहीं दे रही है। अगर कहा जाए, अभी देखा जाए तो जो कोरोना के मामले नए बढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा लापरवाह लोगों के साथ कोरोना हो रहा है और एक लापरवाह की वजह से उसके पूरे परिवार को, उसके आसपास के, उसके मोहल्ले वालों को भी इस परेशानी से झेलना पड़ रहा है। तो आप अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कीजिए ताकि आपके आस पड़ोस और लोग भी सुरक्षित रहें। भरत यादव का अब आखिरी के पल में, हम आखिरी के मूवमेंट में हैं, कमेंट पढ़ लेते हैं। भरत यादव करें, किसी नेता की गोद में बैठा होगा फार्म हाउस में, कोर्ट में सरेंडर करेगा, 4 साल जेल में रहेगा, फिर नेता बन जाएगा, 60% लगता है। भरत यादव कह रहे हैं मेरे को तो यही समझ में आता है। भरत यादव कहना है कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो कोर्ट में ही सरेंडर करेगा और कोर्ट में सरेंडर करने के बाद में वो 4 साल जेल में रहेगा, ऐसा इनको 60% लगता है। तो ऐसा मुझे भी लगता है कि हो सकता है कि वो कोर्ट में सरेंडर करे और उसके बाद में वहां से वो अगर सजा होती है, अगर सबूत नहीं मिलता, सबूतों का अभाव होता है। लेकिन ऐसे में तो ये पूरा खुलेआम है, दिन दहाड़े की गई, लेकिन दिन दहाड़े हत्या उसने 19 साल पहले भी की थी, लेकिन उसमें कोई संदिग्ध गवाह नहीं मिलने की वजह से वो बाइज्जत बरी हो गया था। तो इस मामले में भी वो कोर्ट में सरेंडर करने के बाद में अगर कोई गवाही नहीं मिलती, कोई गवाह खड़ा नहीं होता है, तो हो सकता है इसे भी कोर्ट को कानूनन तौर पर उसको बाइज्जत बरी करना पड़े और फिर से वो रहना पड़ेगा। वहीं एक सवाल ये भी खड़ा हुआ, कुछ जज ने ये बताया कि जैसे जो घर गिरा दिया गया है, विकास दुबे का घर गिराया गया है, वो तरीका गलत है। तो घर गिराने की प्रक्रिया अलग होती है। अगर आपको किसी की घर की जांच करने की आपके पास में वारंट है तो आप घर का जांच करेंगे, घर की तलाशी लेंगे, ना कि घर को तोड़ करके गिरा देंगे, ढहा देंगे। तो इसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल आगे भी खड़ा होगा कि क्या FIR आपके पास वारंट घर की तलाशी का है, आप घर की तलाशी करने आ रहे हो, आपने घर ही गिरा दिया। तो ये थोड़ा सा बात उठ रहा है, ये भी मुद्दा उठ रहा है। हो सकता है विकास दुबे सरेंडर करे और इस मामले की तूल लेकर के वो भी कोर्ट में जाए और केस करे पुलिस के ऊपर कि आपने घर किस बिना पे गिरा दिया था। अगर आप वहां पर आए थे, आपको घर की तलाशी थी, घर तलाशी लेंगे, लेकिन घर गिराने की प्रक्रिया अलग होती है। तो इस मामले को इसलिए ज्यादा नहीं हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि अभी पहले मुख्य मुद्दा जो है वो मुद्दा ये है कि विकास दुबे कहां है, उसको गिरफ्तार किया जाए, जो सलाखों पीछे भेजा जाए और इस तरीके के मंसूबे, इस तरीके के हौसले उसके पास कहां से आए, उस कड़ी को पकड़ा जाए और उस असली चेहरे को भी सामने लाया जाए। तो दोस्तों आज का लाइव आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अच्छा बताइएगा, बुरा लगा तो भी बताइएगा, क्योंकि हम बुरा लगने पर आपको कुछ भी कहने वाले नहीं हैं। हम उसे भी अपना पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि हम कोई सरकार नहीं है जो आपके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे। अच्छा कहेंगे तो अच्छा लगेगा, बुरा कहेंगे तो हम उस बुराई को कम करने की कोशिश करेंगे और उसको आपसे मुंह से अच्छा करवाने की कोशिश करेंगे। तो आज का लाइव को जैसा भी लगा कमेंट में बताइएगा और हमारे पेज को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारा ये वीडियो आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। इस लाइव खत्म होने के कुछ देर बाद आपको ये वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा, तो आपको वहां पे भी देखिए
और अच्छा लगे तो उसको लाइव सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक व्यूअर आएंगे और अधिक से अधिक लोग आएंगे। तो और कोई सलाह है तो वो भी हमें कमेंट में बताइए और मैसेज कीजिए हमें कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये भी बता सकते हैं। तो दोस्तों कल रात 8 बजे फिर आपके साथ जुड़ूंगा अहम मुद्दे के साथ में, उस खबर पर जिस खबर पर रहती है दिन भर देश की नजर, लेकिन हम करते हैं उस नजर की बात जिस पर नहीं जाती है किसी की भी नजर। तो उस नजर के साथ आपके साथ कल रात 8 बजे एक बार फिर हाजिर होंगे। सीधी बात सौरभ के साथ में, खबर एक्सक्लूसिव के फेसबुक पेज में अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब भी लाइव आए तो आपको लाइव मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होऊंगा आपके साथ में रात 8 बजे खबर एक्सक्लूसिव के पेज पर सीधी बात सौरभ के साथ में। और अपना ख्याल रखिए, कोरोना सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचिए, आसपास स्वच्छता रखिए। नमस्कार।